Assalamualaikum, good morning, सुबह गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा जी, एक खबर, अब हम पहले आपको कुछ दिनों से इसका जिक्र कर रहे हैं और हम बार बार बड़ा सॉफ्टली जिक्र कर रहे थे कि थोड़ा सा मुहतात हो जाएं। कोविड जो है, कोरोना, वो दोबारा से फैलना शुरू हो गया। हम आपको वार्न नहीं करना चाह रहे थे, अलार्म नहीं करना चाह रहे थे रादर, लेकिन अब बात इस नहज पे आ गई है कि थोड़ी सी उसकी बात करनी पड़ेगी। हम आपको अलार्म ये करना चाहते हैं कि आई एम श्योर आप या हम कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे दोबारा से स्कूल जाना बंद कर दें। आप या हम कोई भी नहीं चाहता कि मार्केटें जल्दी या फिर कुछ दिन ना खुलें। कोई भी नहीं चाहता ना करे दोबारा से वो लॉकडाउन लगे जो कि हमने 2 साल पहले देखा और चूंकि हम सब ये नहीं चाहते तो इसके लिए वाहिद हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एहतियात कर सकते हैं। इसलिए आपसे अपनी खातिर और आपकी खातिर हम यही गुजारिश करेंगे कि मास्क पहनना दोबारा शुरू कर दें। हाथों की सफाई का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। गुज़श्ता रोज़ 23,125 टेस्ट किए गए। बताना आपको ये है, इस तमाम सूरत हाल का मकसद यही है, आपको समझाना। आपको समझ तो आई एम श्योर आपको आई भी है, बस याद दहानी कराना कि दोबारा से हमें ज़रा एहतियातों का दामन थामना होगा। बिल्कुल, दामन थामना होगा, हाथ से नहीं जाने देना होगा। अब हम इतना शो के एंड में कहीं बीच में हमने डाल दिया, नो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दिस, क्योंकि ये बार बार बात याद दिलाने वाली है कि इससे पहले कि हम पे लॉकडाउन और वो सारी रिस्ट्रिक्शंस मुसल्लत की जाएं, हम खुद ही इसकी टेक केयर कर लें। अब हमें पता है कि क्या करना है, हम खुद ही समझ जाएं, समझ लेना। और इन केस अगर आप में से कोई रह गया है जिसका बूस्टर शॉट वगैरह नहीं हुआ है तो प्लीज़ ज़रा वो भी करवा लें। बट सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ तो एहतियात है। एहतियात हम करेंगे तो हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी किया है। अल्लाह ताला के फज़ल से पड़े हुए हैं, मुफ्त में पड़े हुए हैं, इससे पहले कि वो सारे एक्सपायर हो जाएं, वो हमारे लिए ही हैं, इसलिए प्लीज़ जाके लगवाएं। अच्छा जी, हमारे पास और भी बहुत सी बातें, बारिश की बातें करनी है, ईद की बातें करनी है, कुछ सियासी बातें भी करनी है। लेट अस बिगिन दिस आवर। So, इस लफ्ज़ की एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, यह हम इस फिल्म की कास्ट से ज़रूर पूछेंगे। अच्छा, जब मैंने उर्दू में इंग्लिश में लिखा हुआ, जब हमें आपको पता ना स्क्रिप्ट दोहा तो नहीं पढ़ लिया, मैंने डोडा पढ़ा था, और डोडा इज एक्चुअली फ्रूट, हलवा यार। यस, डोडा वो मुल्तानी हलवे, वो सोहन हलवा जो होता है, वो ब्राउन रंग का, हलवे को सर्टली। और डोडा आपको पता है एक फ्रूट भी होता है जिसमें ग्रीन रंग का छोटे छोटे बीन्स टाइप होते हैं। शरीफा, कार्ल डोडा समथिंग, नहीं शरीफा नहीं होता, इट टेस्ट्स टेरिबल बट होता है। चलो, हलवा भी हो गया, मूवी भी हो गई और फ्रूट भी हो गया, बहुत चीजें हो गई। एनीवेज के बारे में दोदा है, आई होप दोंदा जैसे वैसे दोदा, दोंदा, क्योंकि आजकल ईद का मौसम है इसलिए मेरे दिमाग में वही चीज बैठ गई है। बाय द वे, अपडेट ऑन माय बकरा, इट इज नॉट डूइंग सो वेल। तो दूसरी बात भी बताएं ना कि फिर आपने अल्टरनेटिव क्या किया है? आई हैव अरेंज्ड एन अल्टरनेटिव बट आई होप द प्रायर वन सर्वाइव्स। तो बहुत दवाइयाँ, और अब सुना है कि उसको कुछ एलर्जीज हो गई हैं, तो अब उसको एंटी हिस्टामिन भी दी जा रही है, इस टाइप की चीज़ें भी दी जा रही हैं। इसका हिज बकरा इज़ इन ट्रबल, वन ऑफ द बकराज इज़ इन ट्रबल। अच्छा, मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो ज़रा परसिस्टेंटली ऐसा ही रहेगा आजकल में, तो हमें ज़रा मुहतात रहना चाहिए। आपको बताएं कि मुल्क में बारिशों का सीज़न जो है वो अपने जोबन पर है, उरूज पर है, और कराची, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल खूब बरसे। गुजरांवाला के DHQ अस्पताल में बारिश का पानी जो था वो दाखिल हो गया। ये हम आपको छोटी छोटी जो बाकी हमें सामने पता चल रही हैं न्यूज़ स्टोरीज, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तूफ़ानी बारिशों से होने वाले हादसात में अमवात की तादाद, वैसे दिस इज़ टू मच, 80 तक जा पहुंची है, और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा तबाही आई, जहां 16 खवातीन और 13 बच्चों समेत 42 अफराद एक्चुअली सैलाबी रेलों और मकानात गिरने से हलाक हुए हैं। सब बलोचिस्तान हैज़ बीन द वर्स्ट अफेक्टेड। गिलगित बल्तिस्तान के शहर गज़र में आसमानी बिजली गिरने और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। और ये गज़र में आयवंडा पहले भी मुतादिद मरतबा मुझे याद पड़ता है कि हमने रिपोर्ट किया हुआ है ये आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात। बलूचिस्तान के कई अजला आफत ज़दा करार दिए जा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ इतना एक तो ऑलमोस्ट है नहीं, और उसके बाद जो है वो इतना पुराना और इतना बुरे हालात में कच्चा है कि उसको तो तेज़ हवा लगे तो चीज़ें गिर जाती हैं। अच्छा, कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से सड़कों पे पानी जमा भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ निकाला भी जा रहा है, निकल भी रहा है,
और टू बी ऑनेस्ट जो हमारी लोकल मैनेजमेंट है, बादल भी ज़रा मोहतात अंदाज में चल रहे हैं, क्योंकि एकदम इतनी बारिश नहीं हो रही है कि तमाम पूरे निज़ाम की कली खुल जाए, लेकिन अभी जो हो रहा है वो मैनेज हो ही रहा है। शादमान टाउन में नाला ओवरफ्लो हुआ, ऑल्दो उसके बावजूद भी सड़कें तालाब बन गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम सिंध में मौजूद है और कराची में आज भी कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। इस हफ्ते बारिशों से जो जानी और माली नुकसान लिटरली हो रहा है उसे देखते हुए इंतजामिया और आवाम दोनों को मोहतात रहना चाहिए। हमने आई गेस हमारे जहन से निकल गया, हम दोबारा से आपको रिमाइंड करा दें। आपको पता ही है स्विचेस, ये पर्टिकुलरली घरों के बाहर जो घंटियां लगी होती हैं ये तो गीली ही हैं मुसलसल। सो प्लीज़ जहां भी आप जा रहे हैं टेलीफोन कॉल कर लें, ये घंटियां वगैरह बजाने से इज्तनाब करें। और वो राइडर्स जो डिलीवरी के लिए आते हैं, जो कोई फूड लेके आते हैं या कोई चीज़ सामान लेके आ रहे हैं लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं, फ़ोन पे रब्ता रखें, वो फ़ोन पे रब्ता रखें, घंटियां वगैरह ऑफ कर दिया जाए। अच्छा जी, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डीजी मेट ऑफिस मेहर साहिबजाद खान। मेहर साहब, आप बताइएगा कि ये तो हम इंतज़ार में भी थे इन बारिशों की, और एज़ यूजुअल जब बारिश होती है तो थोड़ा सा खौफ आना स्टार्ट हो जाता है। 80 अमवात जो हैं वो हो चुके हैं। ये सिलसिला बारिशों का कब तक चलेगा और इससे ज़्यादा भी इंटेंसिफाई होगा? जी बिल्कुल, जैसे कि इसके बारे में तो हमने पहले वार्न कर दिया था कि इस साल पाकिस्तान के जो इलाके यहाँ पे मानसून की बारिशें जो हैं वो तकरीबन 25 से 30% ज़्यादा होंगी। तो ये हमारी वो जो आप कह सकते हैं कि एक एडवाइज़री बड़ी बिफोर टाइम इशू होगी थी कि जी बारिशों का स्पेल के बारिशों के बारे में हमने मानसून में के बारे में बता दिया था। अब इदारे भी अलर्ट हैं, सारे NDMA, PDMA जो भी इससे रिलेटेड है उनको भी हम बता रहे हैं, और उन्होंने काम भी कर लिए होंगे कुछ ना कुछ। तो खैर ये मानसून का जो होता है फिनोमेना, आप इसका यही होता है कि जी कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि जी एकदम क्लाउड बस्ट भी हो गया है, फिर ज़्यादा शिद्दत से बारिश होगी तो सैलाब भी, लोकलाइज्ड जो फ्लड के फिनोमेनाज हैं, फ्लैश फ्लडिंग होगी, लैंड स्लाइडिंग होगी, और फिर उसके बाद जब पानी ज़्यादा हो के इकट्ठा नदी नालों से दरियाओं में जाता है तो रिवराइन फ्लडिंग को भी जो है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। खान साहब, हम ज़रा क्लाइमेट चेंज की काफ़ी बातें कर रहे हैं और सर्टनली ये ज़्यादा बारिशें भी उसी का शाखसाना हो सकती हैं। मानसून में बारिश तो हमेशा से होती है इस खित्ते में। इससे पहले जब हम बात करते थे किसानों से या जिनके ऑर्चर्ड्स हैं, वो कहते थे भाई आम अच्छा नहीं आया, बारिश नहीं हुई अच्छी, लीची नहीं सही हुई, बारिश नहीं हुई अच्छी। तो ये जो बारिशों का ट्रेंड है, या जो मौसम जिस वक्त में बारिश इससे पहले होनी चाहिए थी तब हुई नहीं, अब ज़्यादा हो रही है, सारा निज़ाम ज़रा ऊपर नीचे हो गया है क्या हमारे मुल्क में? बिल्कुल, देखें जी, पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान पहले यानी 10 मुल्कों में शामिल है, और इसका यही तब्दीली है कि देखें जब पहले मानसून आता था तो उस वक़्त काली घटाएं चलती रहती थी सारा दिन, हल्की हल्की बारिश हुई, निकल गया मौसम। लेकिन अब क्या होता है कि वही चीज़ जो है जो एक पूरे दिन में होनी थी आधे घंटे में हो जाती है, जिस वजह से ये सारी फिनोमेनाज पैदा हो जाते हैं। अगर हल्की बारिश होती रहे तो ऐसा कोई मसला नहीं होता कि जी हमारी हमें कोई सिस्टम हमारा ब्लॉक हो जाए। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज का असल फिनोमेना यही है कि जो बारिश ज़्यादा अरसे में होनी थी वो थोड़े अरसे में हो के हम लोग जो है अपना वो सिस्टम जो है वो हमारा ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये सिलसिला अब ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है जी, बारिश हो, मौसम भी, सच बात तो ये है कि ज़रा बेहतर हुआ है यहाँ कराची की अगर हम बात करें, लेकिन कब तक चलेगा? जितने दफ़ा हमने एक्सपर्ट्स वगैरह से बात की है, बता रहे हैं कि ईद के सारे दिन भी हम ठीक ठाक बारिश जो है एक्सपेक्ट करें। तो ये बताइएगा कब तक चलेगा और कहाँ कहाँ? ये बारिश का सिलसिला जो है, या मानसून की बारिशों का जो सिलसिला है, ईद के दिनों में भी रहेगा। पाकिस्तान के अक्सर इलाके जो हैं यानी सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाके भी जो हैं वो भी इसके ज़ेर असर रहेंगे। और पंजाब में भी जो है आज आप कह सकते हैं कि आज बारिश होगी कहीं ना कहीं अगले 24 घंटे तक, लेकिन इतनी शिद्दत की नहीं होगी शायद जो पहले 2 दिन हो चुकी है। लेकिन कल रात से फिर इसका जो है वो
ज़ोर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और ईद के दिन भी बारिश अक्सर इलाकों में पंजाब से लेके KP के सिंध और बलूचिस्तान की शायद नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे शायद ना हो, लेकिन अक्सर इलाके जो हैं वहाँ पे रात को बारिश हो सकती है। और फिर वो नदी नाले जो हैं वहाँ पे, ये हमारे जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़ा सा मसला बन जाता है कि जी एकदम जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो फिर बहाव उनमें बढ़ जाता है। अच्छा सामज़द खान साहब, ईद के दिन की हम ज़्यादा इसलिए आपसे प्रेडिक्शन जानने में एक्यूरेट इंटरेस्टेड हैं क्योंकि आपको पता है जानवरों की कुर्बानी, जानवरों का संभालना, मतलब ईद वाले दिन तो सभी घरों में जानवर होते हैं ना। अभी कोई अवॉइड कर भी रहा हो कि बारिशें चल रही हैं, लेकिन तब तो सभी घरों में होंगे, फिर आलाइशें और सब कुछ। तो ईद वाले दिन ज़रा बारिश मैनेजेबल होगी या ज़्यादा बारिश भी हो सकती है? देखें, बारिश कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पे कम भी हो सकती है। फिर उसका दौरानिया भी हो सकता है कि सुबह सुबह बारिश ना हो, सिर्फ बादल हो या धूप हो, तो शाम को बारिश या दोपहर के बाद बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन उन दिनों में बारिश, अब देखें बारिश अगर मैं कहूँगा ना कि सारा दिन बारिश है तो वो तो तूफ़ान या इस तरह का फिनोमेना हो जाता है, यानी तबाही की तरफ आप कह लें। लेकिन बारिश जो है वो वक्फे से जो है वो हल्की तेज़ होती रहेगी बारिश है और अच्छी बारिश का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका। मेहर साहब खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल के बारे में हमने तफसील से इनसे गुफ्तगू की। साथ ही एक और एडवाइजरी, मतलब अपने जानवरों को बिजली के खंभों वगैरह से ना बांधें। बिल्कुल नहीं। आपने कल वो वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस वायरल हुई है जाके खंभों के अंदर बिजली आ रही है। मतलब वो पूरा एक एक्सपेरिमेंट करके वो दिखा रहे हैं कि किस तरह खंभे जो हैं, और वो एक्चुअली KE ने उसका नोटिस भी लिया है क्योंकि उनका जवाब भी नीचे था। अच्छा जी, थोड़ी सी एक कश्मकश में हम ये भी हैं कि नोइंग के बारिश हर जगह हो रही है। जैसे कि आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे बाहर देख के ऐसा लगा नहीं कि मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ बारिश हुई हो। हालांकि फिर मैंने इनसे पूछा, इतनी दूर नहीं रहती और वहाँ 11 बजे ठीक ठाक बारिश हो रही थी, आप पता नहीं अंदर कहाँ बंद थी। खैर एनीवे, तो ये भी एक कंफ्यूजन चल रही है कि किस इलाके में हुई है, किधर नहीं। उनीबा, ओवरऑल शहर की सूरत हाल क्या है? मौसम का तो हमें बताइए ही, लेकिन साथ साथ पानी कहीं खड़ा हुआ, नहीं खड़ा हुआ, ट्रैफिक की रवानी, कल सारा दिन, परसों तो चले डिस्टर्बेंस थी, कल क्या कुछ मैनेजेबल था मामला? बताऊं तो आसमान की जानिब आप देखेंगे तो बादल बिखरे बिखरे से नज़र आ रहे हैं। सूरज झांक रहा है यहाँ से और लग नहीं रहा है कि बारिश बरसाएंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि कराची में या तो 11-12 बजे के करीब या देर दोपहर बारिश का इम्कान रहेगा। लेकिन आज जैसा हमने कल देखा कि बड़े पैमाने पे पूरे शहर में बारिश हुई, आज कहीं कहीं पे बारिश होगी, कहीं हल्की होगी और कहीं मुतदिल बारिश होगी। कल बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई क्योंकि कराची इतना बड़ा है, जैसे हुमा बता रही थी कि उनके इलाके में लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई है। तो इतना बड़ा कराची है, जब बादल बनना शुरू होते हैं जो नॉर्थ के साइड से आते हैं तो उन इलाकों में ज़्यादा बारिश बरसाते हैं। जैसे जैसे ये पूरे शहर में फैलते हैं तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है या बारिश बरसाने की जो शिद्दत होती है वो कम होती जाती है। जैसे हमने कल देखा कि सुरजानी में 39 मिलीमीटर गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर बारिश होगी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पर 6-7 मिलीमीटर बारिश हुई। कल हमने देखा क्योंकि जब बारिश होती है तो हमारे यहाँ पे थोड़े से जो शहरी मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। बस्ती जो इलाके वहाँ पे पानी खड़ा रहा, बहुत से नाले थे जो ओवरफ्लो कर गए और सुबह का वक्त था, लोगों को दफातर पहुँचना था तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात रहीं। अब कराची में ये मसाइल ना हो तो मुमकिन ही नहीं है ना। कराची में तो दावे बड़े किए जाते हैं कि भाई हमने ये नाला साफ़ कर दिया, वो नाला साफ़ कर दिया, लेकिन जब बारिश होती है 20-22 मिलीमीटर बारिश में ही ना सारी जो हमारी शहरी इंतज़ामिया की कारकर्दगी है वो सामने आ जाती। तो कल कुछ ऐसा ही था कि थोड़ी सी बारिश हुई और बहुत से नाले ओवरफ्लो कर गए और लोगों को काफ़ी परेशानी रही। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे, जैसे एयरपोर्ट का इलाका है, ये काफ़ी साफ़ रहा, यहाँ पे फौरी पानी निकल गया और बहुत खूबसूरत मनाजिर मैंने यहाँ पर देखे। अच्छा ये आप सही, जो कुदरत के मनाजिर हैं जी, आप सही बात पे आई हैं क्योंकि जहाँ आप खड़ी हैं ना तो थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा शक में चले गए कि क्या आप इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि इतनी ग्रीनरी आपके पीछे, इतनी सफाई हमें नजर आ रही है। लगता है मलीर कैंट का इलाका है। मतलब बिल्कुल, जरा हमें प्लीज क्लैरिटी दे दें कि आप खड़ी किधर हैं इधर? इट इज एयरपोर्ट। बिल्कुल एक्चुअली इट इज़ एयरपोर्ट और मैं वेदर फोरकास्ट करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि कराची के खूबसूरत जो इलाके हैं, क्योंकि मसाइल सब रिपोर्ट कर रहे होते हैं और मुझे बारिश के बाद कुदरत के जो मनाजिर हैं जो बहुत ज़्यादा हसीन हो जाते हैं, उससे रिपोर्ट करने में ना मुझे थोड़ा दिली सुकून मिलता है, क्योंकि मसाइल तो बहुत हैं कराची में लेकिन ऐसे मनाजिर बहुत कम मिलने को मिलते हैं। तो मुझे जब इस्लामाबाद वाली फीलिंग लानी होती है तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग वो जेन्युइनली आ भी रही है। मतलब पीछे आपके सब्जा ग्रीन बेल्ट, बड़ा दिल खुश हुआ देखकर। काश के पूरे कराची जो है वो
पूरा इसी तरह ग्रीन होता। मतलब एक टुकड़ा है ना, इसका मतलब मैनेज हो सकता है बिल्कुल। लेकिन हम ये भी ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच उनीबा बाय द वे फॉर बीइंग विद अस, और बड़ा अच्छा आपने हमें दिखाया भी, और जो कराची में नहीं लोग रहते उनके लिए आपने अच्छा पार्ट ऑफ कराची दिखा दिया है। लेकिन वी रियली नीड टू कमेंड इंतज़ामिया, जो कराची की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम इसलिए भी करना चाहते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट एज बैड as it used to be। अब हम जब क्रिटिसाइज करने पे आते हैं तो हम खुला दिल करके ना क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जहाँ छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स भी हो रही हैं हमें उनको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें ये पता है कि इतनी सी बारिश में भी क्या क्या हो सकता था, जो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। कौम जो है ना, हम अप्रिशिएट करने को पता नहीं अपनी तौहीन समझते हैं। सो हमें ये एक दूसरे के साथ भी इस रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी इस रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अच्छे मनाजिर हो गए, देख लिया, दिल खुश हो गया। अब आपको दूसरी साइड दिखाना चाहते हैं हम, और एक्चुअली मवेशी मंडियों का जो हाल हुआ है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी कच्चे और उन एरियाज पे बनती हैं, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है ना सारा एग्जैक्टली। तो फिर जब ऊपर से बारिश हो जाए तो वो मेकशिफ्ट बिल्कुल ही कुछ, मैं अब क्या वर्ड्स यूज़ करूँ, लेकिन आप देख ही रहे हैं कीचड़, एंड इट बिकम्स सो डर्टी एंड सो बैड कि वो डिप्रेशन हो जाती है कि ये भी हो रहा है, और यहीं से जानवर भी लोगों ने खरीदना, और वो जानवर इधर पड़ा हुआ है इंतज़ार में। तो ये वो जगह हैं, एंड इट डजंट लुक टू गुड। क्या कहते हो अब्दुल्ला? हाँ, और आई वंडर कि ये बारिश, मुझे ये कभी नहीं फिनोमेना समझ आया, भाई बारिश होगी तो रेट टूटेगा, कभी कोई रेट नहीं भी टूटता, कभी टूट भी जाता है। बस ये किस्मत है, मतलब वो मजबूरी पे प्ले करने वाली बात है ना, कि अब वो जो आए हुए हैं लेके अपने मवेशी, उनको बेचना पड़ेगा, वो कहाँ लेके जाएंगे, तो लिहाजा बारिश होगी और ज़रा मसला पड़ेगा, तो दे विल ट्राई टू सेल इट ऑफ क्विकली एंड चीप। हाँ, यही वो मसाइल हैं जिनको आप, अगर आपको लग रहा है कि बेहतरी है, या इनमें बेहतरी आपको लगता है कि मज़ीद आनी चाहिए या आनी चाहिए, सिरे से है ही नहीं, तो आप बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, सिंध में एक और मरहला 3 अज़ला में इंतखाब होंगे, कराची में भी होंगे, बदीन में भी होंगे। सो उसमें अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये वो मसाइल हैं जो आपके इन अवामी नुमाइंदों ने हल करने हैं। कल हम शरोज़ के बारे में ज़रा फिक्रमंद थे ना, शरोज़ काशिफ आर हीरो, आर माउंटेनियर हीरो, और फिर बिलाखिर खबर पहुंची कि उनको देखा गया है, और लेटेस्ट अपडेट हमारे पास ये थी कि वो कैंप 3 पहुंच गए हैं। ज़बरदस्त। मतलब कितना हम अभी उनके लिए दुआ करवा ही रहे थे कि वो खैर खैरियत से आ जाएं, और फिर उसी वक्त वो कबूलियत की घड़ी थी और हमें वो न्यूज़ भी मिल गई दैट ही इज़ फाइन। आई एम श्योर उनका बेस कैंप की तरफ सफ़र जारी है, खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे, ईद अपने घर पे मनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आज जो हमारे पास खबर है ना, वो तो बहुत ही एक्साइटिंग है, एटलीस्ट मेरे लिए एज अ वुमन तो बहुत ही अच्छी है। कराची और इस्लामाबाद की खवातीन पर मुश्तमिल टीम ने चंद दिन पहले गिलगित में रुपाल पीक इसका नाम है, वो सर की है, और आपको बताएं कि पारस अली की क़यादत में टीम ने 5642 मीटर्स की एक ऊंची चोटी जो है वो सर की है। और ख़वातीन की टीम में बहुत सी लड़कियां थीं, आपको बताते हैं उनके नाम भी, सोनिया बाबर, सना जमील, हिफ्सा आदिल, सोनिया निसा भी शामिल थी, यानी 5 ख़वातीन की ये टीम थी, हेडेड बाय पारस। एंड इनके अलावा टीम में अमार और निदा आमिर। एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तानी खवातीन की दिलचस्पी मुसलसल बढ़ रही है, आसान नहीं है। ये 5642 फुट मीटर जो है, आपको ये ना समझे कुछ छोटी मोटी पीक थी, ये ठीक ठाक मुश्किल टेरेन भी है और ठीक ठाक मुश्किल पीक भी है। सो इसी बारे में हम बात करते हैं माउंटेनियर पारस अली। सबसे पहले कितनी खूबसूरत लग रही है कि तो एक तो लड़कियां और इतना कोई ज़बरदस्त काम कर रही हैं और इतनी खूबसूरत जगह में, और हार भी पहने हुए हैं, बड़ा मुझे अच्छा। पारस, सबसे पहले तो मुबारक हो, मगर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मतलब ये ख्याल ही आया कि चलें शुरू करते हैं तो रुपाल पीक सर की जाए, या फिर इससे पहले आपका ये सफ़र, आपका ये एडवेंचर चल रहा है कुछ सालों से? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये मैं ख़ुद तो ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मुझे 10 इयर्स हो गए हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए जो मुझे आइडिया आया, क्योंकि मैं ख़ुद इतना ट्रैवल कर रही थी और काफ़ी ख़वातीन मुझसे कहती थी कि हमें भी आपकी तरह बनना है और ट्रैवल करना है, तो मुझे ये ख़्याल आया कि क्यों ना इनको भी साथ ले जाया जाए, थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि लेडीज़ सिर्फ घर में नहीं हैं और सिर्फ घर के काम, बच्चे और ये नहीं कर रही हैं, बल्कि कुछ टाइम अपने वेकेशन के लिए निकाल के और अपने ख्वाब पूरे कर रही हैं। तो मैं ये 4 साल से टीम्स लेके जा रही हूँ। ज़बरदस्त, ये भी हम पूछेंगे, लेकिन वेन्यू से आप ट्रैवल कर रही हैं तो आप क्लाइंबिंग कर रही हैं, ये पिछले 10 सालों से आप छोटी बड़ी ये सारे जो माउंटेन्स हैं इन एरियाज़ के, आप उनको सर कर रही हैं।
ट्रैवलिंग पहले स्टार्ट ट्रैवलिंग से किया था, बट मेरा बेसिकली ट्रैकिंग की तरफ है और ये क्लाइंबिंग का हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। ट्रैकिंग हमने मतलब कुछ लेक्स पे और कुछ पासेस पे ट्रैक्स किए हुए हैं, बट स्पेसिफिकली ट्रैकिंग की तरफ ही है जो एक बड़ा डिफ़िकल्ट स्पोर्ट भी माना जाता है। तो क्लाइंबिंग का हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कामयाब हुआ, मुझे बहुत खुशी है। माशाल्लाह कामयाब हुआ। लेकिन इसके लिए क्या क्या फीलिंग्स थी? मतलब एक तो प्रॉपर इक्विपमेंट भी चाहिए होता है, बर्फ़ में क्लाइम करना है, चलना है, सारा कुछ है। और ये कितना टाइम लगा आपको रोपाल पीक सर करने में? एज इन कितने घंटे, कितने दिन? जी, इसकी तैयारी हुई थी बाकायदा, पूरा मुझे सारा कुछ मॉनिटर करना पड़ता था कि सब लड़कियों के पास गियर्स हैं, मतलब हर चीज़ आपके पास क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे कि ट्रैकिंग शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग बैग्स में हमें वहाँ पे बर्फ़ में सोना पड़ता था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी क्वालिटी की हर चीज़ हो। तो वो सब चीज़ें हमारी ट्रेनिंग लास्ट 6 मंथ से चल रही थी। मैं हर चीज़ मॉनिटर करती थी, इनको गाइड करती थी कि आप लोगों ने ये चीज़ ख़रीदनी है, यहाँ से ख़रीदनी है, इस तरह से होनी चाहिए। और एक्सरसाइजेज, वर्कआउट वो भी अपनी जगह सब कुछ चल रहा था हमारा। और हमारा ये 8 डेज़ का ट्रैक था जिसमें हमारा हमने 1 डे स्पेयर रखा हुआ था कि हम थोड़ा सा वेदर की सिचुएशन भी चेक करेंगे, बट लकीली हमें पहले दिन ही अच्छा वेदर मिल गया और हमने 7 डेज़ में क्लाइंब कर लिया। अच्छा पारस, आप कह रही हैं कि ऑब्वियसली बहुत सी ख़वातीन आपसे रब्ता कर रही थी और करना चाहती थी, ट्रैवल करना चाहती थी, ट्रैकिंग करना चाहती थी, लेकिन ये तो बड़ी सीरियस किस्म का एडवेंचर है जहां आप कोई चोटी जो है और ख़ास तौर पे 5000 फुट से बुलंद चोटी है, मीटर से आप उसको सर करने जा रही हैं। तो बड़े स्पेसिफिक लोग हैं जो ये कर सकते हैं। तो आप क्या क्या देख रही थी अपने कैंडिडेट्स में जो आपको कॉल कर रही थे या अप्लाई कर रही थी लड़कियां कि जी हम ये करना चाहते हैं? तो क्या वो चीज़ होनी चाहिए एक इंसान में, क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि ये काम कर सकती हैं? वैसे ये जज नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं लास्ट ईयर जब कॉन्कोर्डिया की तरफ टीम लेके गई थी तो उसमें बहुत सारी न्यू कमर्स थी जिन्होंने बहुत अच्छा ट्रैक किया था। तो मैं इसीलिए चांस देती हूँ कि आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहे वो आए, फिर उनको गाइडेंस दे देती हूँ कि आप लोग वर्कआउट करें और इस तरीके से मतलब एक्सरसाइजेस करें। क्योंकि अगर उनको शुरू में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि नहीं आपने पहले कुछ नहीं किया हुआ तो फिर उनको चांस ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं जो है न्यू कमर्स को भी लेके जाती हूँ और इसमें भी हमारी टीम में 3 ख़वातीन ऐसी थी जो थोड़ी सी न्यू कमर्स थी, वो फ़र्स्ट टाइम आ रही थी, तो वो हमारे साथ हाई कैंप तक गई। उनके लिए वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो भी बहुत बड़ा एक ट्रैक था। तो अगर उन्होंने इस साल हाई कैंप तक कर लिया है तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वो समिट भी कर लेंगे। तो ये जो 7 दिन होते हैं फारस, ये जाने और आने के इंक्लूडेड होते हैं या 7 दिन में आप चोटी के सिरे तक पहुंचते हैं? नहीं, ये हमारे जाने और आने के ही थे। हम लोग 4 to 5, क्योंकि जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, हम लोग मैदानी इलाकों से जाते हैं, हम लोग कराची से जाते हैं, तो हमें ब्रीदिंग का इशू होता है। तो हम लोग जाते स्लो हैं, जैसे कि हमने 4 डेज़ लगा लिए जाने में और फिर 1 दिन क्लाइंबिंग का कर लिया, वो जो समिट पुश होता है। लेकिन वापसी में फिर हम जल्दी से निकल आते हैं क्योंकि वापसी में ब्रीदिंग का इशू नहीं होता। हम लोग क्योंकि एल्टीट्यूड डाउन की तरफ जा रहे होते हैं तो इसलिए वो इशू नहीं होता हमें। लेकिन जाने में तो मतलब एक हाइट पे आपको पता है हम बिल्कुल सतह समंदर से उठ के जाने वाले, सीरियस इश्यूज हो जाते हैं ब्रीदिंग में, बॉडी इतनी जल्दी क्लाइमेटाइज भी नहीं होती। एंड लॉट ऑफ द टाइम्स वहाँ जाके पता चलता है कि हम कितना कर सकते हैं और कितना नहीं। पारस, ये बताएं कि आपके ग्रुप में कितनी ख़वातीन थी और किन किन एरियाज ऑफ पाकिस्तान से थी? मेरी टीम में 8 ख़वातीन थी जिसमें से मोस्टली हमारी टीम कराची की ही थी। तो हमें बड़ा इजी रहता था, हम मीटअप्स करते थे, प्लानिंग्स करते थे और मिलते रहते थे। जो चीज़ भी हमें प्रोग्रेस हमारी होती थी हम मिल के डिसाइड कर लेते थे। एक हमारी फ्रेंड जो है वो इस्लामाबाद से थी तो उससे हमारा फ़ोन पे कांटेक्ट रहता था, लेकिन मोस्टली टीम हमारी कराची की है सारी। हम 8 लेडीज़ थे और 5 ने सक्सेसफुली सबमिट किया और 3 को मैंने ही रिकमेंड किया था कि आप अभी ना जाएं क्योंकि उनको थोड़ा ब्रीडिंग का ज़्यादा इशू हो रहा था। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी के घर से उसको लेके आते हैं तो आप उसकी हेल्थ का ख्याल रखें। तो मैं नहीं समझती थी कि वो अभी सूटेबल है, इसलिए मैंने उनको वहाँ पे रेस्ट करवाया और हम लोग बाकी 5 सबमिट करके आए। लेकिन वो हमारी टीम का हिस्सा है। अगर बता दें कि आगे कौन सी चोटियाँ सर और करनी एक और चीज़, क्योंकि ये आई एम श्योर ये अभी ख़वातीन बच्चियाँ देखेंगी पाकिस्तान में और बहुत कीन होंगी कि करें। तो अगर किसी को जाना हो, जैसे मैंने भी जाना हो, तो एक तो कॉस्ट बता दें कि पर पर्सन
हाउ मच, और एक रफ आइडिया दे दें, हाउ मच डज इट इवन कॉस्ट, क्योंकि ख्वाब देखने के लिए भी कोई अचीव कर सके ना इंसान, तो कितना लगता होगा इस पे, और एज ग्रुप भी कोई आपने सोची हुई है या एब्सोल्युटली एनीबडी? खर्चा हमारा आ जाता है, गियर्स हम यूजुअली ज़्यादा इतने महंगे नहीं लेते, सेकंड हैंड भी मिल जाते हैं अच्छे, और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो आजकल बना रहे हैं क्लाइंबिंग के गियर्स। उसके अलावा ख़र्चा मेरा ये ऐसे समिट पीक्स का तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने पर पर्सन 1 लाख रखा हुआ था, तो इट्स अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट फॉर द समिट क्लाइंबिंग। लेकिन उसके अलावा थोड़े बहुत जो गियर्स का ख़र्चा आ जाता है। दूसरा ये कि एज की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि मैं ख़ुद मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और मैं मतलब 40s में आने वाली हूँ, और हमारे साथ और भी ऐसी लेडीज़ थी जो मदर्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, तो अगर वो कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। मुझे एज का उसमें कोई भी अमल दखल नहीं है, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए और आपका आप में जज्बा होना चाहिए। और माशाल्लाह इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ अदर यंग लेडीज हु वाचिंग अस राइट नाउ, कमेंडेबल भाई, हम बहुत ही सुपर इम्प्रेस हुए हैं आप लोगों की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह नाउ विल बी फॉलोइंग योर एडवेंचर्स और देखेंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। बहुत शुक्रिया पारस अली। अच्छा जी, मैं बहुत कीन हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, ये तो मुझे तस्वीरें देखी ना मुझे तो ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, मैं नहीं जाती। और एक वीडियो जो परसों हमने देखी सुनी, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम का एक क्लिप है जिसमें मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात कर रही थी आयशा जंजुआ साहिबा ने एक इंकशाफ किया। लिटरली कल रात भी हम, परसों रात भी हम उस पर सोचते रहे, कल दिन भी हम उस पर सोचते रहे, और आज हमने सोचा उस पर हम बात इसलिए पहले नहीं कर सके क्योंकि वैसे तो अब हमें सब कुछ बिलीव कर लेना चाहिए, बट समटाइम्स आपका सिस्टम कह रहा होता है कि ऐसे नहीं हो सकता। कौन ऐसे कहता है किसी को, और ये बातें कौन किसी से कर सकता है, और निडर तरीके से, क्योंकि हमारी तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वीडियोस और ऑडियोज थी जिन साहब की मुबैना तौर पर बात हो रही है, बताएं किसकी बात हो रही है? उनकी वीडियोस और ऑडियोज के बाद कोई शक की गुंजाइश शायद कम ही रहती है, लेकिन फिर भी शक की गुंजाइश तो हम देंगे। लेकिन जो आयशा जंजुआ साहिबा ने बयान किया मामला, वो इतना लिटरली मैं कहता हूँ दुख नहीं, वो दिल दहला देने वाली बात है। सुनिए क्या कह रही है। एक तो उनका नाम आमना जंजुआ है, और दूसरा वीडियो जरा आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि हम बात क्या कर रहे हैं। मैं अपने लिए भी पेश होती रही, और उसके बाद फिर बाकी भी जितनी फैमिलीज़ थी उनके लिए भी, अक्सर मायरा साजिद हो गई है, इस तरह चीदा के लिए मैं जाती हूँ। तो मेरा एक जो फैमिली है, एक मतलब बहुत पठान औरत है और बहुत खूबसूरत भी है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो एक दिन मेरे ऑफिस में आके रोई, और उसने कहा कि मैं आइंदा कभी कमीशन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। तो मतलब अब किसने कहा? ये जस्टिस जावेद इकबाल ने उससे कहा। तो आप सोच रहे हैं कि ये कमीशन क्या इंसाफ देगा, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत को। इस इशू पे मजीद बात ही नहीं करते, इसका मतलब है ये कमीशन जो है ये यूजलेस है। मतलब हामिद मीर साहब की मैं दाद दूंगा कि उन्होंने उस वक्त अपने कमेंट्स को बड़ा रिजर्व रखा, बड़ी हिम्मत चाहिए आपको, क्योंकि फिर मुंह से जो चीज़ें और दिल से जो बातें निकल रही होती हैं ना, जो इस वक्त हमारे साथ भी हो रहा है, और हमें भी बड़ा मोहतात रहना है। लेकिन पहले तो ये जस्टिस जावेद इकबाल से जस्टिस निकाल दें, बिकॉज देयर इज़ नो जस्टिस देयर। दूसरा ये कि इनकी पहले ही हम वीडियोस दे चुके होते हैं, इसलिए शक की तो गुंजाइश ही नहीं है। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और फिर इस बंदे को ऐसी चीज़ों पे एज अ डिसीजन मेकर बिठाया हुआ है, जो ये बातें कर रहे हैं, जो औरत रो रही है जिसका मियाँ एक मिसिंग पर्सन है, और उसके लिए वो सारी इल्तिजा कर रही है, एक स्ट्रगल कर रही है, और उससे कह रहे हैं कि तुम्हें ज़रूरत क्या है, क्योंकि तुम तो इतनी खूबसूरत हो। यू आर इम्प्लाइंग, हम सारों को पता है कि आप उसको कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कोशिश क्या आप कह रहे हैं उससे, और आप अभी भी उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। और फिर नहब के सरबराह भी लगते हैं, फिर वो वीडियोस भी आती हैं, और फिर वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट के चैनल पे वीडियो चलती भी हैं, और फिर नहब के कवानीन में तब्दीली की जाती है, तो आज जो माजी की हुकूमत है वो चीखें भी मारती है। मतलब आप देखिए तो सही कि ये इदारे जिन्होंने एहतसाब करना था उनका हशर किया क्या, माजरत के साथ। मतलब सर तपा वाली वीडियो और वो घटिया तरीन वीडियोज़ वो सबके सामने हैं। उसके बाद आपने उसी इदारे को नहब का सरबराह बनाया हुआ है, आप मुबैना तौर पर जैसे कहते हैं वो करता है। जिस इंसान की अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं को करने को तैयार, वो क्या किसी को अकाउंटेबल रखेगा। दूसरा ये कि ये रिटायर्ड एक जज हैं, इनकी पेंशन भी है, इनको मराद भी मिल रही हैं, ये इनकी हरकतें हैं। पूरे पब्लिक व्यू में इस आदमी को, इस शख्स को कोई डर नहीं है कि इसको कोई पकड़ेगा, और वो दंदनाते फिर रहे हैं, कहते जा रहे हैं, एवरीबडी नोज।
मिलियंस ऑफ पीपल लिव इन दिस कंट्री, उन सारों को पता है ये इंसान क्या है, और फिर भी वो बैठा हुआ है जहाँ बैठा हुआ है। चलें बस अब क्या ही कहा जा सकता है, बहुत कुछ अभी बहुत कुछ और कहा जा सकता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा एक और मामला है। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं पर केसेस सामने आ रहे हैं। एंटी करप्शन पंजाब साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम की इंतहाई करीबी दोस्त फराह गोगी के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात की जा रही हैं। बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को एंटी करप्शन ने सरकारी ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ाम में तलब कर रखा है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख एंटी करप्शन सिंध की एक कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए, फिर जमानत पर रिहा कर दिए गए। इमरान खान कहते हैं कि राह हक पर खड़े होने वालों के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। जो इस मुल्क में, इस मुल्क के कौमी नजरिए पे खड़े हैं कि हमने राय हक पे चलना है, हमने इसमें कानून की बालादस्ती लानी है, हमने इंसाफ कायम करना है, हमने पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाना है। आज उन लोगों के ऊपर केसेस, पुलिस के अंदर FIR, हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर है तहरीक इंसाफ का सिंध में, उसको जेल में डाला हुआ है, और मुराद अली शाह जैसा करप्ट आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। अच्छा जी, साथ ही आपको याद दिला दें कि इमरान हुकूमत के दौर में भी हमने ऐसा ही देखा था जब अपोजिशन रहनुमाओं पर बड़े बड़े केसेस जो थे वो बनाए गए थे। मैं नाम ले लेती हूँ, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी समेत एक लंबी फहरिस्त है। और सहाफ़ियों के साथ जो हुआ वो उसकी भी एक तवील फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है, बट वील स्टिक टू दिस फॉर द मोमेंट। और इमरान खान हुकूमत ने उन्हें जेलों में रखा, लेकिन PTI हुकूमत में ही अदालतों से उन्हें रिहाई भी मिली, और इससे ये तासुर मजबूत हुआ कि हुकूमत अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। राना सनाउल्लाह का ही केस देख लें, उन पर मंशियात रखने और सप्लाई करने का मुकदमा बनाया, और उस वक्त के वज़ीर शहरियार आफरीदी, अल्लाह को जान देनी है, जिनका तकिया कलाम था, वो कस्बे तक उठाएं कि उनके पास सबूत हैं, लेकिन अदालत में कुछ भी साबित ना हुआ, और आज ना भी वो पेश किए उन्होंने कुछ भी, मतलब बातें थी, दे वर ऑल टॉक, और आगे कुछ नहीं हुआ। और आज भी राना सनाउल्लाह चैलेंज दे रहे हैं कि अगर मंशियात का केस उन पर साबित हो जाए तो उन्हें फांसी की सजा दी जाए। अगर आप सब कुछ बताना चाहते हैं तो फिर ये भी बताएं कि वो 15 करोड़ हीरोइन वो किसकी है। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, उसका भी 100 मोटो नोटिस ले कि वो बेंच जो है वो इंक्वायरी कर ले। अगर तो वो मेरी हो तो बिल्कुल मुझे कैपिटल पनिशमेंट दे, और अगर वो मेरी नहीं है और वो बनी गाला से वो बैग जो है वो शहजाद अकबर ने पहले उस वक्त के IG इस्लामाबाद को पहुंचाने की कोशिश की, जब वो इस बात पे तैयार ना हुआ तो उसके बाद फिर ANF को जो है वो इस काम पे ऊपर लगाया गया। तो अगर ये साबित हो जाए तो मैं इनके लिए डेथ पेनल्टी नहीं, मैं इनके लिए कहूँगा कि इनको सिर्फ जो है वो उम्र कैद किया जाए। फिर अब माजी की हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मेरा ख्याल है वो यही करने में बिजी रहे हैं 3.5-4 साल। मतलब ये स्कीमें बनाना कोई अकल मत समझ में आती है ये बात। Having said that, अब शहबाज हुकूमत भी लगता है बिल्कुल वही कुछ कर रही है, फुटस्टेप्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जो कि इमरान हुकूमत कर रही थी। हम बार बार बताते हैं कि हमें देखने में ऑप्टिक्स में कोई फ़र्क नहीं नजर आता, बिकॉज बिल्कुल वो ही कर रहे हैं। और रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने गिरफ्तारियों पर शहबाज हुकूमत को फैशिस्ट करार दे दिया। वर्ड्स भी वही इस्तेमाल हो रहे हैं एक दूसरे के लिए। सुने जिस तरीके से इमरान रियाज खान को यहाँ पे अगवा किया गया, हलीम आदिल शेख जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनको अगवा किया गया। पाकिस्तान में इस तरह की जो अगवा हैं वो हम देख रहे थे कि वो कम हो रहे थे, लेकिन जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है पाकिस्तान के अंदर फाशिज़म का एक ऐसा दौर वापस आ गया है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। मतलब अभी 4 महीने, टोन में कह रहा हूँ कैसे बदलती है, 4 महीने पहले ये नसीम ज़हरा साहिबा के शो में मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की तौजीहात पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब आज इन्हें ये गिरफ्तारियाँ अगवा लगने लग गई हैं। कितने कोई डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं या इस वजह।
एंड इट इज़ नॉट इवन फनी ना। खैर, लेकिन वज़ीर इत्तलात उधर हम जो मौजूदा हैं उनकी भी बात करें। मरीम औरंगज़ेब साहबा ने यकीन दहानी करवाई है कि हम सियासी मुखालफिन को बगैर सबूतों के जेल में नहीं डालेंगे। हम अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में बगैर सबूतों के डालने नहीं आए। इंशाल्लाह जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने डाके डाले हैं, जिन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, उन सब का हिसाब लिया जाएगा। कानून अपना रास्ता बनाएगा और इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट हो गई हैं। मतलब अगर हुकूमत के पास कुछ है तो आगे बढ़े, और अगर हुकूमत जो करप्शन के पैसे बरामद नहीं करा सकती तो फिर ये क्या मिशन है, ये क्या हासिल एक मशक है। और पाकिस्तान के अवाम हर हुकूमत के जाने के बाद इस तरह की मशकें देखते आए हैं। लिटरली अब तो फेथ भी उठ गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, माजी की हुकूमत से आप और आप के जितने रफ़क़ा हैं सबकी यही शिकायत थी कि सियासी इंतकाम में पड़े रहे, मुकदमे चले, कानून और इदारों को इस्तेमाल किया गया। अब आपने बुज़दार साहब, फ़राह खान साहिबा, हलीम आदिल शेख वगैरह के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, तो क्या फ़र्क है फिर आप में और उनमें? आप भी तो यही कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे थे, परफॉर्मेंस कोई थी नहीं उनकी। नहीं, देखें आप जो है ये आपका एनालिसिस जो है वो ये दुरुस्त नहीं है। जो प्रीवियस हुकूमत है या इमरान खान की जो हुकूमत थी वो तो लोगों को पहले गिरफ़्तार करती थी, गिरफ़्तार करने के बाद फिर उनका जो है वो जुर्म तलाश करती थी, फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो केस बनाने के लिए जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, और लोग 6-6 माह, 1-1 साल, 1.5 साल लोग कैद में रहे और उनके ख़िलाफ़ जो है वो चलान अदालत में जो है वो पेश नहीं किए जा सके, कोई उसका जो है वो फ़ैसला नहीं किया जा सका। हमने तो इनमें से किसी को भी जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया, हमने तो किसी के ख़िलाफ़ भी जो है वो मुकदमा जो है वो बराह रास्त नहीं बनाया। उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ हो रही हैं, उन इंक्वायरीज़ में अगर कोई चीज़ साबित होगी तो फिर मुकदमा दर्ज होगा, और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है वो अदालत में चलान पेश होगा। उस मरहले पे अगर किसी से कोई रिकवरी मतलूब होगी तो वो उसको गिरफ़्तार किया जा सकेगा और अदालत के हुक्म से गिरफ़्तार किया जाएगा। अब तो हमने नैब के कानून में भी ये तरमीम कर दी है कि नैब जो है वो बिला जवाब जो है वो अपनी जो है वो मर्ज़ी से जिसको चाहे बेइज्जत कर दे, जिसको चाहे गिरफ़्तार कर ले, उस इख्तियार को ख़त्म कर दिया गया है और उसे अदालत के इख्तियार से जो है वो मनसूब किया गया है। तो इसलिए ये एक बुनियादी फ़र्क है इमरान खान की फस्ताई हुकूमत में और हम में। अच्छा राना साहब, ऑब्वियसली पंजाब में चलने वाले जिन मुबैना करप्शन के मामलात में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, किसी को ये भी तो यकीनी बनाना चाहिए कि अगर आवाम का पैसा लूटा गया है तो वो पैसा भी ख़जाने में वापस आए या फिर बस बातें ही हैं, उस चीज़ को वापस भी तो करें। तो आपका लगभग 1 साल रह गया है, क्या इतने अरसे में आपको लगता है कि ये रियलिस्टिकली ये काम होगा, ये फिर ये भी बातें ही हैं बस? इन्होंने तोशा खाना से जो लूटा है कोई 20-25 करोड़ रुपया, वो भी वापस आएगा, वो साबित है। और इसी तरह से वो जो इन्होंने एक अकाउंट में जो है वो 45 अरब उधर चला गया, 5 अरब जो है इनके ट्रस्ट के पास आ गया, उस ट्रस्ट के बाकायदा रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं, बाकायदा इंतकाल है, बाकायदा वो फरा जो गोगी है उसके नाम पे 240 कनाल अराजी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है बनी गाला में, और जो 458 कनाल है वो जिस अलकादर ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है, उस ट्रस्ट के 2 ही ट्रस्टी हैं, खान साहब, इमरान खान साहब खुद हैं और इनकी जो है वो अहलिया मोहतरमा है, और उसके रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं, इंतकाल मौजूद हैं, और आज तक उन्होंने इस बात से जो है वो इनकार नहीं किया। तो ये तो ऐसे केसेस हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये बिल्कुल ये बिकनी चाहिए, बिक के जो है ये पैसे 50 अरब का 50 अरब जो है ये कौमी ख़जाने में आना चाहिए, और जो तोशा खाने का 20-25 करोड़ वो भी कौमी ख़जाने में आना चाहिए। और इस तरह से जो बाकी इंक्वायरीज़ हैं वो भी चल रही हैं, हर जगह पे इनके जो फरा गोगियाँ और फरा गोगे हैं जो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बरामद हो रही है। इसी बात पे तो इनको इस वक्त परेशानी लाक है, जो ये धमकियाँ दे रहे हैं और चाहते हैं कि फौरी तौर पे जो है वो इलेक्शन हो जाए और हमारी जो है वो जान छूट जाए और ये सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा राना साहब, आप पर जो मनशियात का केस बना था, सर्टनली उसका कोई अंजाम तो हुआ नहीं, मुश्किल ही था। अब अदालतों से कह रहे हैं कि सुमोटो लें, दूध का दूध पानी का पानी करें। आप ये मानते हैं कि मामला सियासी था, मतलब अब काफ़ी हद तक ये इस्टेब्लिश भी हो गई है बात, तो वक्त गुजर गया, अब आगे बढ़ें, मतलब दोबारा से इसी चक्कर में उलझाए रखना है हमने तमाम निज़ाम को? नहीं तो वक्त गुजर कैसे गया, ये तो बड़े यानी इतना जुल्म तो आप ना करें
कि वो केस मेरे ऊपर मौजूद है, 6 माह उसमें मैं जेल में रहा हूँ। और वो जो केस है, वो केस जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी से मुराद ये है कि वो केस ख़त्म होना चाहिए। और वो जो 15 किलो हीरोइन है, अगर वो मेरी है तो मेरे ऊपर जो है वो उसकी सज़ा होनी चाहिए। और मेरी वो नहीं है तो जिसने वो ली है और मेरे ऊपर डाली है, कहाँ से ली है, कहाँ से जो है वो ला के डाली है, तो उसको जो है वो सज़ा होनी चाहिए। और मेरे पास सबूत मौजूद है कि इमरान खान और शहजाद अकबर, ये दोनों जो है, इन्होंने ये हीरोइन जो है इनके पास थी, इन्होंने वो थैला जो है वो पहले इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया और उन्हें कहा कि वो मेरे लॉज में रखें और रखे बाद में उसको बरामद कर लें। वो इस्लामाबाद पुलिस ने ये बाहर नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने फिर ANF वालों से बात की और ANF से कहा कि जो है वो मेरी गाड़ी से उसको बरामद कराया। तो मैं तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहता हूँ और मैं ये साबित करूँगा वो मेरी नहीं है, तो इन दोनों को पकड़ें। अगर वो मेरी साबित हो जाए तो मुझे भले ये जो है डेथ पेनल्टी दें, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि इन दोनों की है तो इन दोनों को फिर कम से कम उम्र कैद की चाहते हैं कि ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। खैर, आपने सफ़र किया है तो आपका ये राइट भी है कि इसमें एक्चुअली आपको क्लियर किया जाए और फिर जो मुरद इल्ज़ाम एज़न जिनका कसूर है उनको भी सज़ा हो। राना साहब, लास्टली अब आपको पता ही है मुकदमात के साथ साथ मुसलसल आपकी हुकूमत तोशाखाना का जिक्र भी कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी ज़रा घेरा उनके तंग हो रहा है, उनके इर्द गिर्द भी। अब 1-1.5 गिरफ्तारी के बाद भी PTI ने आपने देख ही ली है कि किस तरह का एहतजाज है, किस तरह का रिएक्शन है। तो अगर इमरान खान साहब को आप लोग गिरफ्तार करते हैं तो फिर तो हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। देखें, इमरान खान साहब जो है वो इस किस्म की धमकियाँ, इस किस्म की ब्लैकमेलिंग और इस किस्म की बढ़कर जो है ये शुरू से लगाते आ रहे हैं। 2014 से तकरीबन 8 साल हो गए हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। मैं तो इस बात के ऊपर पूरी तरह से जो है वो यकीन रखता हूँ कि इन्होंने जो इस्लामाबाद के ऊपर मुसल्लह जथे के साथ चढ़ाई की, इन्होंने जो अपनी जो जलसा इन्होंने पिछले हफ्ते किया उसमें जिस तरह से इन्होंने अदारों को जो है वो तरगीब दी, वरगलाया कि वो अपने जो है वो ओत को से इनराफ करें, वो आइन तोड़ें, तो इसके ऊपर मुकदमा जो है वो बनना चाहिए। लेकिन इसमें मामला ये है कि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है और कैबिनेट की मंजूरी के बगैर ऐसे मुकदमा जो है वो दर्ज हो नहीं सकते। राना सनाउल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का और आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर लेट्स सी क्या होता है आगे। और पता है क्या, हम भी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हुए हैं और आप भी प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाएं, क्योंकि ये हमारी मेरी होश में तो पहली ही बलोच फीचर फिल्म है जो आने वाली है, रिलीज़ होगी, सिनेमा घरों में लगेगी। कराची, लाहौर वगैरह में ऑडियंसेस के लिए उसको उर्दू में डबिंग के साथ पेश किया जाएगा, बट अदरवाइज ओरिजिनल ये एक बलोच फीचर फिल्म है। दिस लुक्स इनक्रेडिबल और इसका नाम है, नहीं नाम जो हमने इतनी मुश्किलों से सीखा है, बताएं दोदा और वो जो हम ये हलवा होता है तो फलाना होता है, नथिंग लाइक दैट, इट्स अ नेम। इसमें जो मेन कैरेक्टर है मूवी में, जैसे नामों पे मूवी होती है ना, तो दोदा इज द मेन कैरेक्टर एंड ही इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अस। सो इसकी स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब हसन हैं और अबीला कुर्द। हीरो हीरोइन ही कह लें आप लोगों को, बिल्कुल हीरो हीरोइन है और लग भी रहे हैं हीरो हीरोइन। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। आपसे शुरू करते हैं क्योंकि यू आर द दोदा इन दिस, तो टेल अस, कुछ हमें समझ आ रही है मूवी के बारे में, लेकिन आप बताएं। फाइटर है, बॉक्सर है, क्या हो रहा है? बेसिकली बॉक्सर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं जो उनको क्रेज़ है, उनका ख्वाब है कि वो उस मकाम तक पहुँचें बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स में। तो उनकी सिस्टर होती है, वो भी ये ड्रीम देखती है उनके लिए कि वो मेरा भाई जो है वो उस मकाम तक जाए, बॉक्सिंग के हर चैम्पियनशिप्स को विन करे। तो ये ड्रीम होता है हीरो का, दोदा का, और बहुत अच्छी स्टोरी है और इंशाल्लाह आई होप कि जब लगेगी तो ऑडियंस बहुत पसंद करेगी इस स्टोरी को। तो ये सेटिंग कहाँ की है अबीला, आप मुझे बताएं, मतलब ये सेटिंग बलोचिस्तान के किसी इलाके की है या लियारी की सेटिंग है जहाँ पे एक फैमिली है और दोदा वहाँ रहता है, कहाँ का प्रेमिस है? इसमें फर्स्ट हाफ तो है वो बलूचिस्तान गडानी ब्रेकिंग यार्ड है, उसमें हमने शूट किया है, और इसके बाद लियारी में। अच्छा, कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी मुझे बताएं ना। शूट तो आपने किया, इनकी मूवी मतलब कहानी शुरू बलोचिस्तान की सेटिंग से शुरू की गई है। जी, शिप ब्रेकिंग यार्ड से शुरू होती है। अच्छा, जबरदस्त। ओके, अब जरा हम वापस आ जाते हैं और ये आदिल बिजिंजो जिनका ये प्रोजेक्ट है उनके बारे में बताएं। मतलब ये स्टोरी उन्होंने लिखी, फिर आप लोगों को उन्होंने कास्ट किया, ये किस तरह प्रोसेस हुआ?
आदिल वजिंजो से मेरी दोस्ती 4 साल पहले थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं एक फ़िल्म लिख रहा हूँ बॉक्सिंग पे, तो मैं जब कंप्लीट करूँगा स्क्रिप्ट तो आपको बुलाऊँगा, आप सुन लीजिएगा, मेरी नज़र में आप हैं, आप ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, फिटनेस भी ये वो सब ओके है, आप कैरेक्टर आप कर सकते हैं। तो मैं उनके पास गया, जब उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी तो उन्होंने सुनाई तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन जो है बहुत बेहतरीन उन्होंने लिखी थी, तो मुझे अच्छा लगा। तो नहीं तो एक्टिंग करना तो मुश्किल काम होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आपने फिर आपको मुश्किल हुई कि पहली दफ़ा कर रहे थे? बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल। आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपको और मुझे आगे बता। लेकिन यू वर यूज्ड टू द कैमरा, आप मॉडलिंग करते रहे हैं इतने सालों से, तो लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग में बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल, लेकिन आपकी कुछ जो आपने हमें बताया कि कुछ आपके प्रोजेक्ट्स पहले भी हुए हैं जिसमें शतरंज, जी वेब सीरीज़ हमने किया जी, वो भी आदिल वजिंजो ने किया था, शतरंज के नाम से वो वेब सीरीज़ थी, उसमें भी मैं था। अच्छा। तो हाँ। लेकिन अबीरा आपने इससे पहले भी अदाकारी की हुई है? जी मैंने शॉर्ट फिल्म में भी की है और थिएटर भी की है। आपका ताल्लुक कहाँ से? लियारी से। लियारी से है, तो आपने फिर अदाकारी सीखी या बस शौक में आप यहाँ पहुँच गए? नहीं, ये जो हमारे डायरेक्टर हैं आदिल, मैंने इनके साथ थीसिस फिल्म में भी काम किया है इनके, और इसके अलावा वॉइस ओवर किया है, इनके साथ ही रही हूँ मैं। अच्छा। मैंने उनसे ही सीखा है। उन्हीं से सीखा है आपने? मतलब आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, काम कर के सीखा हाँ। आपने, और उसके बाद ये फिल्म ऑफर हो गई तो आप तो मतलब एक्साइटमेंट कोई थी? बहुत ज़्यादा। हाँ, और घर वालों में भी थी? नहीं, घर वाले तो पहले ज़ाहिर है, एक बलोच है, बलोच लड़की जब फिल्म की दुनिया में जाएगी तो थोड़ा सा तो मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन उसके बाद मैंने सबको बिठाया, समझाया, फिर मेरे फादर ने कहा ओके जबरदस्त, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप इतनी अच्छी बलोच रिप्रेजेंटेशन इस वक्त भी कर रही हैं, क्योंकि आपके जो आपने जो ड्रेस पहना हुआ है वो भी बड़ा ट्रेडिशनल वहाँ का है। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा, और आपसे पूछेंगे शोएब, आप बेशक फ़ोन बंद कर लें पहले, कि आपको लगता है कि दिस विल, एक तो ये आपकी ब्रेक तो है ही इनटू एक्टिंग, बट आल्सो फॉर बलोच सिनेमा, क्योंकि हमने पहले वही हम बात कर रहे थे कि हमने उस तरह सुना नहीं है, और ये भी हम अपनी ऑडियंस को बता दें इधर, अपने व्यूअर्स को रादर, कि ये जब पहली फीचर फिल्म ये जब रिलीज होगी तो ये बलोच लैंग्वेज में भी होगी और उर्दू में डबिंग के साथ भी होगी। तो ऑब्वियसली चाहेंगे तो सारे ही देखने के लिए जिनको बेशक बलोच ना भी समझ आती हो, तो ये लगता है कि ये एक बिग ब्रेक होगा फॉर दैट सिनेमा। आई होप। देखें, ये पहली बलूची फीचर फिल्म है जो सिनेमा में लगने वाली है, तो ये हमारी ज़बान के लिए, हमारे कल्चर के लिए बहुत एक बड़ी बात है, क्योंकि आदिल ने जो ड्रीम देखा था कि हम अपनी ज़बान को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेके जाएंगे, प्लेटफॉर्म पर, और सिनेमा में अपनी ज़बान को लेकर जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी सोच थी उनकी, जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा ही रिस्पांस मिले, और सिनेमा में लगने जा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं, आई एम श्योर बिग अचीवमेंट, क्योंकि इससे पहले बड़ी इस्टेब्लिश्ड पश्तो फिल्म इंडस्ट्री, आपको पता ही है कि इस्टेब्लिश्ड फिल्म इंडस्ट्री है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री तो है इस्टेब्लिश्ड, फिर सिंधी ज़बान में बड़ी ज़बरदस्त फिल्में बनी हैं, लेकिन अब फाइनली बलोची ज़बान में भी ये फिल्म बन रही है, सो आई एम श्योर वी लुक फॉरवर्ड टू वॉच दिस। अच्छा, कुछ हमारे पास भी बलोची ज़बान में सिंगर्स वगैरह भी हमने देखे हैं, बड़ी मशहूर हुई हैं, तो क्या म्यूजिक हम एक्सपेक्ट करें आपकी इस मूवी से? म्यूजिक है इस फिल्म में? इस फिल्म में म्यूजिक है और बहुत मजे का म्यूजिक है। अच्छा जी, 5 सॉन्ग्स हैं इस फिल्म में, फुल मसाला फिल्म है, यानी कि हाँ कम्प्लीटली कमर्शियल फिल्म है। सही है, कमर्शियल फिल्म में 5 गाने, 5 गाने इमरान साकिब ने लिखे हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं, और सिचुएशन के हिसाब से लिखे हैं, जो फिल्म की कहानी है बिल्कुल उसी हिसाब से जो है सॉन्ग है। बहुत तो आपके लिए चूंकि प्रोसेस ज़रा मुश्किल ही था, जिस तरह आप बता रहे हैं, तो आसान कौन सा बिट था? डांस करना, फाइट करना, इमोशंस दिखाना, मतलब क्या था? इस फिल्म में तो सब है, फाइट है, डांस है, और इमोशंस हैं, हर एक कॉमेडी है, तो मेरे लिए ज़्यादा इजी था कि मैं फ़ाइट करूं। मैंने ट्रेनिंग ली 3 मंथ्स बॉक्सिंग की इस फिल्म के लिए जी, तो मेरे लिए वो शॉट्स बड़े अच्छे थे और आई एम कंफर्टेबल। अभी वो आपको नेचुरली आपको हाँ, लड़ना आसान है, इनके लिए अदाकारी करना मुश्किल रियल में नहीं। हाँ, बड़ा शरीफ इंसान है। अच्छा, तो अभी ये प्रमोशन तो आप कर ही रहे हैं, अब तब जैसे हम भी हैरान हो गए, अब जिन जिन लोगों से भी आप मिलते हैं, बताते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या रिएक्शन है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और सबको एक्साइटमेंट है कि कब आएगी कब आएगी। तो उन सबके लिए 2 सितंबर को जी 2 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। कितने दिन में शूट हुई ये फिल्म और क्या प्रोसेस था? इस फिल्म को 1 साल लगा है।
अच्छा। एक साल लगा। कुछ ब्रेक्स आए, कुछ सिचुएशन इस तरह की हुई कि हमने शूट छोड़ना पड़ा, लोकेशन के मसले, तो ड्यूरिंग 1 ईयर। लेकिन फिर भी मतलब हिम्मत की दाद देनी चाहिए आपके साथ जो भी पूरी टीम है। और सर्टनली आदिल बजिंजो साहब एंड द रेस्ट ऑफ यू गाइस कि आप लोगों ने हिम्मत हारी नहीं और ये काम कर दिखाया, कोशिश की है हमने। थैंक यू सो मच शोएब हसन एंड नबीला कोर। 2 सितंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन मैं इतनी इंट्रीग जिसका नाम है दोदा, सामने लिख लिया, बट आई एम सो इंट्रीग्ड बाय द ट्रेलर इटसेल्फ। इट इज शॉट ब्यूटीफुली। मतलब ट्रेलर से भी आपको एक ऑब्वियसली एक स्नैपशॉट मिल जाता है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मूवी।